राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शंस, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज ये इसका सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर इसका हो चुका है जिसमें मैंने इसके बेसिक्स बताए थे, इसके कॉन्सेप्ट बताए थे, इस चैप्टर में क्या क्या थ्योरम्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन फॉर्मूलों का यूज़ होगा, वो सब कुछ मैंने उस फर्स्ट लेक्चर में बताया है। सो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, एनालिटिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाला लेक्चर देख लें। मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप फर्स्ट लेक्चर को अच्छे तरह से समझ लें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, बी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैंने यहाँ पर देखिए साइड में लिख भी दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं और उसी का ये सेकंड नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस है एक बुक का नेम, दूसरी बुक का नेम है ऑपरेशन रिसर्च, उन दोनों के लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एक एग्जाम्पल दिया था, एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके एक बात भी लिखवाई थी, कॉचीज रायमन इक्वेशन लिखवाई थी क्या होती है, पोलर फॉर्म में लिखवाई थी, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखवाई थी, और ऑर्थोगोनल सिस्टम बताया था एनालिटिक फंक्शंस का। इसी में एनालिटिक फंक्शंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन, वो बताया था, और मिलनेस थॉमसन मेथड बताया था। तो ये वाला लेक्चर जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको पहले आप देख लें, तभी आज का लेक्चर भी आपको समझ में आएगा। बिकॉज आज के लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सो वहाँ पर इन सारे फॉर्मूलोज और मेथड्स का यूज़ होगा और आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो ये मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको सॉल्व करना भी देखते हैं। Show that the function fz xy plus iy is everywhere continuous but is not analytic। आपको एक फंक्शन गिवन है fz is equal to xy plus iy। इसको आपको क्या शो करके लाना है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। आपको ये दिखाना है कि ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, बट इज़ नॉट एनालिटिक, बट ये एनालिटिक नहीं है। देखिए, मैंने अपने जो फर्स्ट लेक्चर में बात बताई थी उसी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि फर्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दी थी फर्स्ट लेक्चर में। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, कि सारे डिफरेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। बट कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू, ये ट्रू नहीं है कि सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल हों। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 110% कॉन्टिन्यूस भी होगा, बट ये बात श्योर नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होना भी ज़रूरी है। हो सकता है नहीं हो, कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं हो। यही बात आपको यहाँ दिखानी है, क्योंकि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो एनालिटिक होता है। जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो एनालिटिक होता है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं है। ठीक है, सो करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है आप वो नोट कर लीजिएगा। एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई। ठीक है, फिर हम इसमें कंपेयर करते हैं यू एंड वी से, यानी कि यू प्लस आई वाई। ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। एफ जेड होता है यू प्लस आई वाई, आई वी। यू एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी भी एक्स और वाई का ही फंक्शन होता है। तो एफ को हम इस तरह से भी लिख देते हैं कभी कभी, यू प्लस आई वी। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है मैंने। आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एफ को लिख सकते हैं यू प्लस आई वी। ठीक है, अब यहाँ पर यू के प्लेस पर कितना है, एक्स वाई, एंड वी के प्लेस पर कितना है, वाई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये जो फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर यू के प्लेस पर है एक्स वाई एंड वी के प्लेस पर है वाई। सो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर आपको एक्स और वाई दिख रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, बिकॉज जब जब आपको पॉलिनोमियल्स दिखेंगे वहाँ आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। सो आप यहाँ पर लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे, सिंस यू
एंड वी आर पॉलिनोमियल्स। u और v कैसे हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। ये कैसे हमको पता चला? क्योंकि पॉलिनोमियल्स किस में होते हैं? x और y में। सो सिंस u एंड v आर पॉलिनोमियल्स इन x एंड y, x और y में पॉलिनोमियल है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। आप यहाँ पे आर भी लगा सकते हैं, इट इज़ या इट आर, बिकॉज यहाँ पर दो यू एंड वी दोनों की बात हो रही है, तो इट आर कॉन्टिन्यूअस, हैंस द गिवन फंक्शन एफ सेट, जो आपको फंक्शन गिवन किया हुआ है वो कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ये दिखाना था कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो आपने दिखा दिया कॉन्टिन्यूअस है। साथ ही साथ आपको दिखाना है बट इज़ नॉट एनालिटिक, आपको ये दिखाना है कि एनालिटिक नहीं है। सो एनालिटिक के लिए आप ये दिखा सकते हैं कि अगर, फिर वही बात, प्रीवियस वाले लेक्चर वाली बात, अगर कोई भी फंक्शन कॉचीज़ रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक है। अगर वो कॉचीज़ रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एनालिटिक नहीं है। ये बात भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। कॉचीज़ रायमन इक्वेशन क्या होती है? कॉचीज़ रायमन इक्वेशन होती है ये, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू के डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू के डेल वी माइनस डेल एक्स। मतलब अगर इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हमारा गिवन फंक्शन, तो वो एनालिटिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल का मतलब क्या है? पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, देखिए, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल एक्स, ठीक है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। कॉचीज़ रायमन इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर, सॉरी, डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये होती है कॉचीज़ रायमन इक्वेशन। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सी आर इक्वेशन। कॉचीज़ का सी, रायमन का आर, सी आर इक्वेशन। सो ये सी आर इक्वेशन हमको ये देखना है ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं इस फंक्शन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। पहले हम सारे टर्म्स को निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स का मतलब है यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम u का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा 1 एंड y जो होगा वो ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट टर्म। अगर दो वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन में तो उनका प्रोडक्ट रूल लगती है सिंपल डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, बट पार्शियली जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो जो जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं वो ही हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। अदर वेरिएबल को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन में दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का होगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा x के रेस्पेक्ट में। y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो y एज इट इज़ आ गया। जैसे किसी नंबर का करते हैं या किसी अल्फ़ाबेट का करते हैं ABC, उसी तरह ही हम इसका करेंगे कांस्टेंट की तरह y। सो डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x होगा y। अब हम साथ ही साथ हमें डेल यू ओवर डेल वाई का भी चाहिए। डेल यू ओवर डेल वाई का सिमिलरली ऐसे होगा, अब की बार हम x के बदले किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। और जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा? y के रेस्पेक्ट में करने पर x, बिकॉज y का 1 और x एज अ कॉन्स्टेंट टर्म ट्रीट होगा तो x एज इट इज़। ठीक है, ये क्लियर है। डेल यू ओवर डेल वाई भी निकल गया। इसी तरह आप डेल वी ओवर डेल एक्स निकाल लीजिए और डेल वी ओवर डेल वाई निकाल लीजिए। ये कह सकते हैं कि u का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए और v का भी x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। अब हम डेल v ओवर डेल x करेंगे, यानी कि v का हम x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? v का जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर x तो है ही नहीं, y एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो यहाँ आ गया डेल वी ओवर डेल एक्स 0। इसी तरह से हम डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे। जब हम v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल 1 हो जाएगा, बिकॉज y का 1, x यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आगे देखिए, इसको
सी आर इक्वेशंस में रखते हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है, वाई। डेल वी ओवर डेल वाई कितना है, डेल वी ओवर डेल वाई 1, जो कि नॉट इक्वल है। इक्वल आना चाहिए बट यहाँ पर y है और यहाँ 1 है तो इक्वल नहीं आ रहा। इसी तरह डेल यू ओवर डेल वाई कितना है, डेल यू ओवर डेल वाई है x। डेल वी ओवर डेल x कितना है, विद नेगेटिव साइन माइनस के 0 ही होते हैं, ये भी नॉट इक्वल है। सो जो आपकी कंडीशन हुई डेल यू ओवर डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई आया है, और इसी तरह आपका डेल यू ओवर डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स आया। इसका मतलब ये इक्वल तो आए नहीं दोनों टर्म्स। जब इक्वल नहीं आया तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये एनालिटिक भी फंक्शन नहीं है। सो इस तरह से हम लिख देंगे हैंस सी आर इक्वेशन, यहाँ पे कॉचीज रायमन इक्वेशन पूरा भी लिख सकते हैं। सी आर इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, आपकी जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, सेटिस्फाइड। हैंस द गिवन फंक्शन, थोड़ा लैंग्वेज लिखने से क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और सामने जो चेक कर रहे हैं आपके टीचर्स उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। हैंस द गिवन फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है जो कि आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, ऐसे ही प्रूफ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनालिटिक फंक्शंस में मिल जाएंगे और आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो ये था, और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस इसी लेक्चर में, बाकी फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन, पहले मैं नोट कर लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिएगा मैंने सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लिया है, इसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, शो डैट डी ओवर डी जेड जेड में बार डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर। अब की बार आपको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, डी जेड ओवर डी ओवर डी जेड जेड बार। देखिए जेड बार का मीन्स क्या होता है, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसमें बताया था, जेड बार का मतलब होता है जेड का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के साइन को प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम बार लगा देते हैं जेड पर। जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बार इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो z होगा वो आपका कॉन्टिन्यूस तो होगा बट वो एनालिटिक नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस होगा, एनालिटिक नहीं होगा। और फिर वही कॉन्टिन्यूस हम नॉर्मल यही लैंग्वेज सेम लिखेंगे, पॉलिनोमियल तो है तो वो कॉन्टिन्यूस है बट सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं पर भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस जैसा ही है, सिमिलर बताया है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कभी कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो एक ही कॉन्सेप्ट के दो एक क्वेश्चंस को बताना चाहिए। सो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन फंक्शन है वो है कितना, जेड बार कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो जेड बार का मतलब कितना हुआ, जेड बार का मतलब होता है एक्स माइनस आई वाई। अच्छा देखिए जेड का मतलब होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो z का मतलब जब x प्लस आई वाई होता है तो z बार का मतलब होता है x माइनस आई वाई, बिकॉज कॉन्जुगेट में i के साइन चेंज हो जाते हैं, i नेगेटिव हो जाता है तो ये माइनस का हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से अब इसको देखिए हम कंपेयर अगर करें, x माइनस आई वाई है, इसको यहाँ पर कंपेयर करें u और v कितना कितना है, तो u है आपका x एंड v है आपका माइनस का y, बिकॉज क्या लिखते हैं हम u प्लस आई वी फंक्शन को लिखते हैं जैसे यहाँ पे बताया। तो u के प्लेस पर है x एंड v के प्लेस पर है माइनस वाई, आपका माइनस का y है, पहले प्लस ही था यहाँ पर तो प्लस का y दिया, यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस को नहीं भूलना है, ध्यान रखना है कि माइनस के y भी है। सो u और v मिल गया है जो कि आपके x एंड y में है, तो आपको सेम यही लैंग्वेज लिखनी है, सिंस u एंड v आर पॉलिनोमियल्स इन एंड x एंड y, सो इट इज़ या इट आर कॉन्टिन्यूस, हैंस द गिवन फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस। तो मैं यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आपको ये वाली लैंग्वेज को लिखना है, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे कि ये सी आर इक्वेशन है कि नहीं है। तो सी आर इक्वेशन ये होती है, मैं इसको भी दोबारा नोट नहीं कर रही हूँ जो कि मैं बता चुकी हूँ क्या होती है सी आर इक्वेशन, अब तक तो याद हो गई होगी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने कई बार बोलकर बताई है। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू नेगेटिव के डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन यूजिंग सी आर इक्वेशन,
इस तरह से लिख दिया है मैंने। आप ये CR इक्वेशन अच्छे से नोट कर लेना। सो CR इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल एक्स का मतलब है यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एक्स है तो एक्स का ही रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम डेल यू ओवर डेल वाई यानी कि यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई तो यहाँ पर है नहीं, एक्स कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा तो होगा इसका डिफरेंशिएशन 0। क्लियर। अब हम v का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x है ही नहीं तो कितना हो जाएगा 0 बिकॉज y कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा। अब हम v का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। सो v का जब विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाएगा -1 बिकॉज यहाँ पर है y का 1 और नेगेटिव साइन ऐसी, तो डेल v ओवर डेल y कितना हो जाएगा -1। अब देखिए ये हमने सारे कुछ फाइंड कर लिए हैं। क्यों फाइंड किए हैं? क्योंकि हमें CR इक्वेशन में रखने हैं। CR इक्वेशन आपकी ये सारी चीज़ें मांगती है। सो अब देखिए इक्वल रख के देखते हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। रख कर देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है 1, डेल वी ओवर डेल वाई कितना है -1, नॉट इक्वल। वो पॉजिटिव 1 है, वो नेगेटिव 1 है। ठीक है, इसी तरह हम रखेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई विद नेगेटिव साइन। ये वाला टर्म मैंने पहले लिख दिया है, ये वाला टर्म मैंने बाद में लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल वी ओवर डेल एक्स को पहले लिख लिया मैंने विद नेगेटिव साइन और डेल यू ओवर डेल वाई को मैंने बाद में लिख दिया। सो डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0 एंड डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है अगेन 0। तो एक तो इक्वल आ रही है बट एक अनइक्वल आ रही है। सो दोनों ही इक्वल आनी चाहिए तभी आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। सो ये एक नॉट इक्वल आ रही है इसलिए CR इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं है और ये जो फंक्शन है आपका कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आप यहाँ पर लिखेंगे हैंस CR इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, और साथ में आपका ये जो फंक्शन है एनालिटिक नहीं है। हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, और जब वो एनालिटिक भी नहीं है तो वो एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं कहीं पर। जब एग्जिस्ट तो तभी करता है ना जब फंक्शन एनालिटिक होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आपको जो एग्जिस्टेंस दिखाना था, इसका एग्जिस्ट होना दिखाना था, वो इसमें दिखाना था। मतलब जो ये z बार था, ये जो फंक्शन था, इसके डिफ्रेंसिएशन को दिखाना था कि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इसके डिफ्रेंसिएशन को। तो डिफ्रेंसिएशन के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, d ओवर डी जेड एफ जेड, आपको ये दिखाना था। तो f डैश z भी तो लिख सकते हैं जो कि z बार है, डज नॉट एग्जिस्ट। आप इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी ऑब्वियसली की बात है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझने की है कि अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये अच्छा क्वेश्चन था एक, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। सो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको इस तरह से ही दिखाना है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है, एग्जिस्ट करना दिखाना है, उसका डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है या फिर उसको एनालिटिक दिखाना है। बहुत सारे हैं, बस आपको फंक्शन हर बार अलग दे दिया जाएगा। कभी आपको e⁻ में दे दिया जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी आसान होता है, और आपको साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको दे दिया जाएगा, तो आपको इस तरह से उसमें चेकआउट करना होगा। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चंस में डाउट आएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।